इसमें था नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसका मतलब क्या होता है? इसका के बेटा शिवानी मोहम्मद वॉइस आ रही है बेटा आपको मेरी? जी सर। यस सर। आ रही है ना? एक मिनट बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। हमने पिछली क्लास में क्या स्टार्ट किया था? इसको वॉल्यूम वॉल्यूम कम कर दो एकदम। हाँ ठीक है ना। बेसिकली हमने वॉइस क्लियर है बेटा सबको? माइक म्यूट कर लो आप। नहीं यहाँ से बेटा आप देखो हम क्लियर कर अपने जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने बेसिकली क्या क्या किया था कोई बताएगा शिवानी? 5 मिनट का इंट्रोडक्शन क्लास है फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज हम हाफ अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है शिवानी वॉइस आ रही है आपको? शिवानी मोहम्मद जी सर, वॉइस आ रही है आपकी। आ रही है ना? बताओ बेटा पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? सर वेट, मैं नोट्स ही निकाल रही हूँ, एक सेकेंड ना। निकाल दो। वेरी गुड। ठीक है खुद से लिखे हैं। हिंदी में आ गई? हाँ नहीं, जो वर्ड समझ में आ रहे हैं तो मैंने उसको हिंदी में लिख लिया ताकि वो मतलब बार बार पढ़ूं तो समझ। सही है अच्छा। वेरी गुड। देखो हमने बेसिकली जो फर्स्ट क्लास थी उसमें क्या क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए ठीक है ना। जिस ऑफर को प्रपोजल भी कहा जाता है। प्रपोजल के बाद उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने के बाद जो दोनों के बीच में पार्टी ए एंड पार्टी बी, पार्टी ए आपका ऑफर कर रहा है, पार्टी बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑफर के बाद जो एक्सेप्टेंस हो रही है ठीक है ना। एक्सेप्टेंस के बाद अगर कुछ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न ठीक है ना, तो आपका क्या कहलाया जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा जिसे एग्रीमेंट बोला जाता है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में। तो बेसिकली हमने ऑफर पढ़ा था पिछली क्लास में। ऑफर के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ठीक है ना। ऑफर में टू पार्टीज होता है, ऑफरर और ऑफरी। ऑफरी यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझेंगे हम। जो जो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी कि लॉ के द्वारा। मैं देखता हूँ ठीक है। देखो अब ध्यान से समझेंगे जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है एनफोर्सेबल कहने का मतलब के लॉ के अंडर जो आ रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ना।
लॉफुल ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि कुछ गलत ना होनी चाहिए, जो आपका एक लॉफुल होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि लॉ के अंडर आ रहा है, जो लॉ बोल रहा है आपको करने के लिए, और लॉफुल ऑब्जेक्ट जो लॉ के अंडर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है ना? अब देखो इसमें ध्यान से समझेंगे हम कंडीशन ऑफ ऑफर। ऑफर के क्या कंडीशन थे? सबसे पहले टू पार्टीज होना चाहिए, ठीक है ना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है ना, और क्या क्या पढ़ा था हमने कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए। हाँ, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कहने का मतलब है दोनों पार्टीज आर एग्री टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ टू पार्टीज आर एग्री टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिडर्ड टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमने पढ़ा था फ्री कंसेंट आपका एब्सेंट कहाँ कहाँ रहता है। टोटल 5 केस में एब्सेंट था: कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोर्जन क्या था कि हम किसी से जबरदस्ती गन पॉइंट थ्रेटन कर रहे, किसी को धमकी दे रहे हैं, ठीक है ना, धमकी दे के कोई काम करा रहे हैं, तो क्या कहलाया जाएगा आपका? कोर्जन। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या कहलाया जाता है? आपके वाइडेबल, ठीक है ना। वाइडेबल कहने का मतलब है नॉट वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ठीक है ना, एक पार्टी के अंदर ये वैलिड नहीं है, ठीक है, एग्रीड पार्टी जो गलत करता है। क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद हमने पढ़ा था मिस रिप्रेजेंट, अंडर इन्फ्लुएंस, जैसे हस्बैंड वाइफ, वो हस्बैंड वाइफ, डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन होता है वो अंडर इन्फ्लुएंस है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या आपके वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा हमारा फ्रॉड। फ्रॉड वॉइस आ रही ना बेटा ऑनलाइन सबको? शिवानी, संदीप, मोहम्मद, यस सर, आ रही जी है। सर, थैंक यू। बहुत आ रही है। क्लियर आ रही है ना बेटा? यस सर, थैंक यू। इस बार दलीप और वो ज्योति क्लास में अटेंड नहीं है। इसके बाद ना एक मग्गा पानी डाल के जल्दी नहा के आ जा। हट। संदीप माइक म्यूट कर लो अपना, मग्गा पानी डाल के नहा के आ जाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझेंगे हम। हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन था, फ्रॉड था, ठीक है ना, सारे आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट थे, ठीक है ना, फ्री कंसेंट में। आज जो टॉपिक करेंगे बेटा, आज हमारा टॉपिक रहेगा कंसिडरेशन और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। इसको थोड़ा स्पीड अप में करेंगे कि आधा आपका टॉपिक है आज ही आज कवर करा दो कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका रहेगा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज और रेमेडीज अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे हम। हमने ऑफर के एसेंशियल्स को पढ़ लिया था, ठीक है ना। ऑफर के एसेंशियल को पढ़ने के बाद आपका एक्सेप्टेंस आया था। एक्सेप्टेंस के लॉ की लैंग्वेज थी, ठीक है ना, लॉ की लैंग्वेज, लॉ की डेफिनेशन को पढ़ना था। उसके बाद व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस, रूल रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस भी हमने कवर अप कर लिया था, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस में देखो क्या क्या थे। क्लास में आया था सब में बेसिकली आपका वर्ड वाइड वाइडेबल एग्जीक्यूट सारे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद है ना, ट्रांसलेशन का मतलब समझते। सबसे पहले एक मिनट,
बेटा आपको में कुछ बता आपका इंडियन टैक्स, हाँ हाँ हो रहा है छोड़ो, बुला रहे हैं बेसिकली आपका सेक्शन 1 से 75 था। फिर सेकंड पढ़े बिल में जैसे तो आपका वो सेक्शन 1 टू 4 से था। मैंने जो अब एक मिनट वॉइस आ रही है बेटा सबको मेरी? बोलो बेटा संदीप, सर शिवानी, वॉइस क्लियर है मेरी जस्ट सबको? अभी आई है सर, इतनी देर से नहीं आ रही थी, जस्ट अभी आई है। हाँ हाँ कोई नहीं, वो हाँ वो इंटरनेट का दिक्कत हो गई थी बेटा। ठीक है ना? अब देखो ध्यान देते हैं हम, मेरे को टॉपिक स्टार्ट कराना है। ठीक है ना? हम्म ये बेटा मैंने स्क्रीन दिखाई, ठीक है ना? स्क्रीन में सबसे पहले आपको पढ़ने जो 2 पार्ट्स हैं, ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली,
ये सेक्शन 1 से लेके 75 तक आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में बेसिकली मैं फिर से बता देता हूँ, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। इसके व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ऑफर, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके बाद कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। वो इसके बाद आता है रेमेडीज अवेलेबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर लास्ट आता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो सेकेंड ईयर में जो आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, वह सेक्शन 124 से लेके 248 238 तक, ठीक है ना। सेक्शन 124 से लेके 238 तक बेसिकली ये जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? डाउट क्लियर हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का? ये सबसे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब जो मैंने बताया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आपके करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो शुरू से ही गलत होता है, द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें एक पार्टी गलत करता है, ठीक है ना, एक पार्टी से गलत हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इलीगल और स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए होते हैं, जैसे कि आपका थेफ्ट, ठीक है ना, थेफ्ट करना, मर्डर करना या फिर कुछ भी, ठीक है ना, समथिंग। ई कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आज का जो टॉपिक है कंसिडरेशन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली कंसिडरेशन आपका होता क्या है, एक मिनट, ठीक है ना। देखो आज मैं बेटा आपको ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा, दिख रहा है सबको स्क्रीन में? ये काफी अच्छे से नोट्स हैं, ठीक है ना। इस नोट्स में जी क्या है सर। आप, ठीक है, ये नोट्स आपके काफी सिंप्लीफाइड है। ये बेसिकली मैं शेयर करने वाला था डिस्चार्ज के बाद, क्योंकि फिर वो आप मेरे वो हैंड रिटन वाले पढ़ोगे, सिंपल सी बात है, यही प्रिंट निकाल के पढ़ लोगे। इसमें क्या थोड़ा कम है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वास्ट जो है वो हैंड रिटन वाले, और जो सिंप्लीफाइड है वो ये वाले कलरफुल है। हाँ, दोनों हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना आप इसको, एक मिनट में कंसिडरेशन से पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, फिर हम हैंड रिटन वाले नोट्स करेंगे। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली हम समझेंगे। जो कंसिडरेशन आपका होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब ये समथिंग इन रिटर्न होता क्या है, क्विड प्रयोग, क्विड प्रयोग एक आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड को डिराइव करते हैं इंग्लिश में, तो उससे बोला जाता है समथिंग इन रिटर्न। जो समथिंग इन रिटर्न है बेसिकली, सपोज मैं अपनी, जैसे हमने किसी को रेंट दिया, ठीक है ना, हम किसी टेनेंट को रेंट पे घर दे रहे हैं, तो घर पे जो टेनेंट को रेंट दे रहे हैं, उस पे जो टेनेंट हमें क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। तो लैंडलॉर्ड के लिए रेंट क्या है, एक कंसिडरेशन है, और टेनेंट के लिए कंसिडरेशन क्या है, घर है, ठीक है ना। आ गया ना समझ? तो समथिंग इन रिटर्न दोनों पार्टीज के लिए कोई समथिंग इन रिटर्न है, उसे कंसिडरेशन बोला जाता है। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो आप, कंसिडरेशन क्या होता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज डन फ्रॉम डूइंग, मतलब कोई काम को कर रहा है, सच पर्पस और अ प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, इट मे बी एन एक्ट और अब्सिस्टेंस और प्रॉमिस, ठीक है ना। ये कोई कोई एक्ट हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है, या फिर कोई अंडरटेकिंग। एब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, अंडरटेकिंग, ठीक है ना। अब देखो कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, आपका जो कंसिडरेशन है उसे क्या बोला जाएगा, वैलिड, ठीक है ना। अल्फा कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद इन कंसिडरेशन, ठीक है ना। जैसे सपोज मैंने किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है ना, और वो पार्टी मुझे रिटर्न में कुछ दे रही है, तो ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। पार्टी अगर मुझे कुछ भी नहीं दे रही, मैं नेचुरल लव या अफेक्शन से, आ जाओ बेटा, कौन, ज्योति, अच्छा नैना, आओ बेटा आओ, ठीक है ना। अब देखो हमने कंसिडरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। टॉपिक कंसिडरेशन के बाद आपका आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टी, जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था, ठीक है ना।
मैं पूरी क्लास ढंग से ले नहीं पाती एक्चुअली, मैं अपनी लेती कोई नहीं ठीक है ना। हमने पिछली क्लास में पढ़ा क्या था, देखो बेसिकली हमने ऑफर एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा था। फिर कंसिडरेशन का टॉपिक थोड़ा सा कवर किया था। ऑफर क्या होता है, बेसिकली जो आपको कोई ऑफर दे रहा है, ठीक है ना, और एक्सेप्टेंस जो उस ऑफर को ले रहा है, ठीक है ना। पार्टी एंड पार्टी बी, जैसे पार्टी एक समथिंग कुछ गुड्स दे रही है पार्टी बी को, तो पार्टी इज मेकिंग ऑफर प्रपोजल, वेयर एज पार्टी बी इज गेटिंग द एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। अब एक्सेप्टेंस के बाद पार्टी भी उसको समथिंग इन रिटर्न कुछ देता है, उसे कंसिडरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। जो आपका ऑफर होता था वो ऑफर कैसा होता था, उसमें दो पार्टीज होने चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट एक समझौता होता है, कोई जो जोर जबरदस्ती से नहीं कर रहा, कोई कोर्जन से नहीं कर रहा, कोई एंडी इन्फ्लुएंस से नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड से नहीं कर रहा, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं कर रहा, कोई मिस्टेक से नहीं कर रहा, ठीक है ना। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होना चाहिए दोनों पार्टीज में, ठीक है ना। इसके बाद हमने एक्सेप्टेंस के एसेंशियल पढ़े थे, ठीक है ना, जो मैंने बेटा नोट्स प्रोवाइड किया ना, उसको एक बार पढ़ लोगे, काफी है। मैंने वो सारे लिखे हैं बैठ के, लिखे हैं, कोई नहीं मैं तभी ध्यान से सुन रही हूँ और ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। कोई नहीं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा कंसिडरेशन, ठीक है ना। कंसिडरेशन आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में आता है, ठीक है ना। सेक्शन को सबसेक्शन डी, ठीक है ना। सेक्शन और सबसेक्शन का डिफरेंस उसकी टाइटल होता है। दिखाओ, जैसे सेक्शन देखो आप, सेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, ठीक है ना। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी हमने कंसिडरेशन के लिए पढ़ा था, ठीक है ना। बेसिकली बेटा जो आपका पिछले ईयर का एग्जाम था वो आपका एमसीक्यू पैटर्न था, तो इस साल में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है एमसीक्यू ही आएगा आपको। जब इसमें जैसे केस स्टडी हमने पढ़ा नहीं था पिछली बार, बैलफोर वर्सेस बैलफोर, ठीक है ना। कंसिडरेशन का कौन सा सेक्शन है, कंसिडरेशन की लॉफुल मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे एमसीक्यू में 4 पूछ ले तो कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ बेसिकली आपके मैंने पेपर सिलेबस समझा दिया था, आपको क्या क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, फैमिली, आर्बिट्रेशन, ठीक है ना, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लीगल लैंग्वेज, ये सारे पेपर में मैंने नोट्स फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड करे थे, बच्चों ने पढ़े थे और बच्चों के अच्छा रिजल्ट आया था, ठीक है ना। जिन्होंने क्लास रेगुलर ली थी, शर्त ये, जिन्होंने क्लास स्किप करी एक एक करके ली तो उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, क्योंकि इसमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एमसीक्यू पेपर दे रहे हैं तो आपके पास एक डेप्थ नॉलेज होगी, तभी आप एमसीक्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सब्जेक्टिव, ठीक है ना। बट आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे एलएलबी में, अभी जो बच्चे सेकंड ईयर में उनका भी एमसीक्यू होगा, पर थर्ड ईयर में आपका रिटर्न रहेगा एग्जाम, क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो आप कंसिडरेशन टॉपिक में आते हैं, हमने पेपर पैटर्न समझ लिया था, पेपर में सिलेबस में क्या क्या बुकें थी वो पढ़ लिया था। हमें सेंटर से जो बुकें प्रोवाइड होंगी कुमार की बुकें होंगी, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। कुमार की बुकें भी सफिशिएंट है, जब आपका कोर्स कंप्लीशन में होगा, जब मैं लास्ट 2 बुक करा रहा हूँ, लॉ ऑफ टॉर्ट और लीगल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज में 2 दिन में ही करा देता हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगल लैंग्वेज बेसिकली जो पेपर में आया था, जो बच्चे बता रहे हैं फर्स्ट ईयर के जो अभी सेकंड ईयर में गए, वो कह रहे हैं कि सर हमारे पेपर में हमसे इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग पूछे गए थे, जैसे सिनोनियम सेंटेनियम्स होते हैं ना वैसे, तो बेटा खुद से आपको कहना है सर मैं हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे लेटर राइटिंग तो मैंने उनको कराया था, ऐसा नहीं है, उनको इंग्लिश के मीनिंग भी भेज दिए थे लॉ वाले, ठीक है ना। जैसे प्लांटिव क्या है, डिफेंडेंट क्या है, डिग्री क्या है, जजमेंट कहते हैं कोर्ट की, ठीक है ना। अवार्ड क्या होता है, इंटरिम अवार्ड क्या होता है, ये सारे टर्म, हाँ ये पता भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो आप फर्स्ट ईयर आपका ये टॉपिक पे करते हैं, ठीक है ना आपका। अब देखो कंसिडरेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कंसिडरेशन हमने पढ़ा था, जैसे मिस्टर ए, ठीक है ना, वो अपने घर को रेंट देता है मिस्टर बी को, ठीक है ना। तो मिस्टर बी उसको इन रिटर्न क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है, अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है ना। तो मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, घर हो गया,
और मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, पैसा हो गया, अमाउंट हो गया, मॉनेटरी वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। जैसे इसका एक लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो, तो आपके एग्जाम में लॉ ऑफ टॉट में काफी हद तक पूछा गया था। ये सारे एग्जाम बेटा अलग अलग पेपर के होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग बुकें हैं। तो आपको टोटल 8 सब्जेक्ट है, तो आपको 8 के 8 दिन जाना पड़ा था, फिर आखिरी में आपका प्रैक्टिकल हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? 8 के 8 एग्जाम आपको जो जाना पड़ेगा, वो जो बेसिकली एमसीक्यू का पेपर था, वो 50 मार्क्स क्वेश्चन टोटल आए थे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो डिफिकल्ट तो है ही बेटा, अगर गलत हुए तो सीधा 2 नंबर जाएंगे। क्लियर है ना आप? ठीक है ना? तो जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने मेरे से क्लास ली थी, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो कठिन तो ट्विस्टी पेपर आया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का था। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप रेट्स पढ़ते काफी चीजें, तो थोड़ा डेप्थ में पूछ लिया था उनसे, पर बच्चों ने किसी तरह सही कर दिया था। मतलब जो इधर पर्सन हाईएस्ट गया वो 84 गया, मिकी के गए थे। ठीक है ना? काफी अच्छा भी लड़का है, काफी अच्छे से उनको जवाब देता था। ठीक है ना? मतलब 70 से ऊपर सभी के गए ऑलमोस्ट। प्रैक्टिकल बेटा एक दिन होता है, ठीक है ना? उसमें जैसे हम बीएड करते हैं, सपोज मैंने बीएड कर रखी है, तो हम प्रैक्टिकल फाइल बना के नहीं देते, हमसे डेमो कराया जाता है। सेम आप जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपसे कुछ कुछ चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है ना? जैसे फर्स्ट ईयर वाले एक दिन गए थे बस, ठीक है ना? तो एक दिन में उनसे लॉ के बारे में पूछा कि आप लॉ लॉ क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ भी पूछ लिया था, मैं बस पूछ के बता दूंगा। ठीक है ना? सेम 12th जब मैं पूछ के बता दूंगा बेटा। ठीक है ना? अब स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन पेपर पैटर्न अच्छे से आ गया समझ में, बुक आ गया। ठीक है ना? कंटेंट में डेली बेसिस पे दूंगा ही दूंगा, उसको रीड करना है। कुमार की बुक भी पढ़नी है, ऐसे नहीं है, कुमार की बुक भी पढ़नी है, पर कुमार की बुक बेटा एक तरह से सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे नोट्स काफी हैं। ठीक है ना? कुमार की बुक में आपके क्वेश्चन और आंसर, तो क्वेश्चन आंसर तो इतने हेल्पफुल रहेंगे नहीं हमारे लिए, हमें तो पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए ना, हमारा एक्ट हमें क्या कहता है। ठीक है ना? एक्ट के अंदर है क्या चीजें। ठीक, तो कंसिडरेशन में सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे। कंसिडरेशन आपका क्या है, समथिंग इन रिटर्न। ये एक तरह का आपका एक एक्ट है, एक प्रॉमिस है। ठीक है ना? इसमें बेसिकली टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन 3 तरह के टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है ना? इसे एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसिडरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्या आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर यानी कि जो कुछ देना चाहता है, तो इसके बिहाफ पे कंसिडरेशन आपका मूव करेगा। ठीक है ना? इस पे देखो आप, ये आपका नॉट वॉलेंट्री और नॉट एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी, किसी तीसरे पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरे पर्सन के लिए होना चाहिए। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है 2 पार्टीज के बीच में, पार्टी और एक पार्टी बी, तो पार्टी बी के लिए बनना चाहिए, सेकंड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए कंसिडरेशन नहीं बनना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना? इसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है, जैसे कि एक मुन्ना है, उसने अपने नहीं सेकंड एग्जांपल इसको पढ़ते हैं। जैसे मैंने बेटा स्क्रीन में शो कर रखा है, ये भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना? आपको ये वाले कलरफुल है, जो आपको रिटर्न वाले दिए वो तो पढ़ने ही पढ़ने, वो छोटे छोटे से, इसके अलावा ये भी दे दूंगा। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से समझो आप, मेरे पास सारे नोट्स हैं बेटा। स्पेसिफिक रिलीफ, उनके तो इतने बढ़िया नोट हैं स्पेसिफिक रिलीफ के कि आप भी कहोगे अच्छे से समझा है। फैमिली लॉ मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, हिंदू मुस्लिम लॉ, डाइवर्स, वाकिफ, ठीक है ना, तलाक, ये सब, ये अभी नहीं, अभी आएंगे, आगे आएंगे, बुक में आएगा। अभी सारी बुक है ना, टोटल 8 सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो उसमें ये फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है ना? तो थोड़ा वास्ट सिलेबस है आपका एलएलबी का, और मेरे भी यहाँ पे जो आप एलएलबी एक्सपर्ट एकेडमी से करें वो बेस्ट है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं आईटी के कॉलेज को भी पढ़ाता हूँ। वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर है ना, तो फर्स्ट ईयर में आपका इंग्लिश जोड़ दिया, हिंदी जोड़ दिया, 2 टॉपिक दे दिया, एक फैमिली लॉ दे दिया और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फिर सेकंड सेमेस्टर में अलग है, पर आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें सब कुछ लॉ, हाँ, अलग नहीं, जैसे हिंदी इंग्लिश, हाँ वही सिंपल सी बात है। ठीक है ना बेटा? इसमें एग्जाम्पल से समझो, देखो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर में कि उदय भाई ने एग्री किया मंजू भाई को अपने सेल को हॉर्स करने के लिए 50
1000 में। तो इस केस में जो कंसिडरेशन है हॉर्स को मंजू भाई को देने के लिए वो 50,000 है, ठीक है ना। जो उदय मंजू को हॉर्स दे रहा है 50,000, तो मंजू के लिए हॉर्स क्या है 50,000 कंसिडरेशन। मंजू के लिए कंसिडरेशन क्या है हॉर्स, उसको हॉर्स मिल रहा है, और उदय के लिए कंसिडरेशन क्या है 50,000। क्लियर है, यहाँ तक डाउट है? नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट कहता है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन इन डायरेक्शन इन द पर्पस ऑफ डायरेक्शन। जैसे हमारा केस है, फेमस केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया केस है, ठीक है ना, मैंने समझाया था। इसमें क्या होता है चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में बेसिकली जो एक आंटी होती है, ठीक है ना, आंटी अपनी बेटी को डॉटर को कहती है कि आपको अपने अंकल को कुछ अमाउंट पे करना, ठीक है ना। तो इसमें क्या करती है कि जो आंटी एक डायरेक्शन दे रही है, आंटी इज द थर्ड पर्सन हु गिव डायरेक्शन टू द फर्स्ट person to pay certain sum of amount to the second person, ठीक है। But in this case, the first person refuses to pay the amount, calling that he does not get any consideration from second person, ठीक है ना। अब इस केस में देखो जो आंटी थी, आंटी ने अपनी डॉटर को कहा कि आप अपने अंकल को कुछ अमाउंट देंगे, ठीक है ना, 800 पर प्रति महीना पर मंथ देंगे, ठीक है ना। डॉक्टर ने रिफ्यूज कर दिया देने से, उसने क्या कहा कि मुझे से इसमें कुछ कंसिडरेशन तो मिल रहा है अंकल से, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। इन रिटर्न कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये केस कहा कहा क्या गया, इसकी कंसिडरेशन क्या जजमेंट का गई। देखो आप इसमें चिन्ह और टनल जो आप समथिंग कुछ रिटर्न देना चाहिए, ठीक है ना। एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टी इज क्लियर है यहाँ तक, क्या ना। तो कुछ लेन देन तो हुआ नहीं, लेन देन हुआ ना, वो मेरे को बर्थडे पार्टी दे रहा है ना बेटा।
हेलो हेलो नमस्ते। किसका फोन? घर में है वो, उनके पास ही है वो। मैं तो क्लास में हूँ। कमाई खाने घर पे है, कहाँ है तू? वॉइस आ रही बेटा शिवानी संदीप आपको? जी सर, जस्ट अभी अभी आई है आई सर। वॉइस आपकी। ठीक है कोई नहीं बेटा, वो दिक्कत हो रही थी ना उसकी सर अटैचमेंट इंटरनेट की। नोट प्लीज अभी शेयर कर दो, क्लास से पहले कर दिया करो, स्क्रीन में बहुत छोटा दिखता है। ठीक है बेटा, ठीक है थैंक नेक्स्ट यू सर। क्लास से हो जाया करेगा। थैंक यू सर। ठीक है ना? जी पेज नंबर 9। हम्म। आ गया। इसको हम बड़ा कर सकते हैं क्या सर? देखो कौन बड़ा कर दो? हाँ ये लो, बहुत बढ़िया। सॉरी, नहीं नहीं, बीच बीच में रेगुलर नहीं होता है एकदम, टाइम कम होता है ना, जैसे जैसे टाइम मिला वैसे वैसे कर लिया। करिए तो कंप्लीट हुआ है मेरी याद से। हम्म। हो रहा है। हम्म। वो लोड लेने में एमबी लेगा ना सर, फिर सीखे लोड नहीं ले पा रहा होगा। हैवी फाइल है ना एमबी की, इसी के लिए। वॉइस आ रही है बेटा संदीप शिवानी आपको? यस सर अभी आई। जी सर, अभी आई आपकी आवाज। अभी तक लेक्चर आपको समझ, हाँ अभी तक लेक्चर आ रहे बेटा समझ में जो पहले हमने पढ़ा है? कोई डाउट है आपको? सर मेरे को तो प्रॉपर तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से नेट इशू भी हो, एंड देन आपका भी बार बार आप एग्जिट हो रहे थे, फिर देन
वहाँ पे थोड़ा ना आज नहीं बेटा, पिछली क्लास का। आज का नहीं, पिछली पिछली क्लास का कह रहा हूँ मैं। आपका तो ऑलमोस्ट सब डन है सर। डन है ना? तो आज बेटा इजी टॉपिक है आपका, कंसिडरेशन और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जिसे फ्री कंसेंट भी बोला जाता है। ठीक है ना? मैं जो आपको पीडीएफ सेंड करूंगा थोड़ा आपका वो कलरफुल है, ठीक है ना? कलरफुल के साथ हैंड रिटन बोथ। ठीक है? जिसको देखना है वो कलरफुल भी देख सकता है, दोनों का सेम कंटेंट। ठीक है ना? अगर आप उसको एक बार खुद से भी रीड करेंगे तो खुद से भी आ जाएगा, हमने वैसे भी पिछली क्लास में से कवर कर रखा है। ठीक है ना? अब स्क्रीन में दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। ये सर अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना? अब देखो बेसिकली हमने कंसिडरेशन में पढ़ा क्या कि आपके समथिंग इन रिटर्न होता है। जैसे मैंने अपना रेंटेड हाउस किसी को रेंट पे दिया, ठीक है ना? किसी को रेंट पे दिया है तो बेसिकली जो रेंटेड हाउस है मेरा, वो क्या होगा आपका? एक, वो आपका जैसे जिसके पास मेरा रेंटेड हाउस आया है, ठीक है ना, द पार्टी भी, जिसको रेंट हाउस मिल रहा है वो उसके लिए कंसिडरेशन है। और जो रेंटेड हाउस का रेंट मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, ऑनर को जो रेंट मिल रहा है टेनेंट का, ऑनर के लिए कंसिडरेशन क्या है? वो रेंटेड अमाउंट है। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कब माना जाता है? जब दोनों के बीच में एक समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है? यहाँ तक समथिंग इन रिटर्न मस्ट मीन समथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसके बाद हमने इसकी मीनिंग पढ़ी कि कंसिडरेशन आपका क्या होता है। इट मीन समथिंग इन रिटर्न। ये कोई एक्ट हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है, जिसे रिटर्न प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है ना? अब्सिस्टेंस मतलब कोई डायरेक्शन। ठीक है ना? मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ किसी पार्टी को कि अमाउंट पे करना। क्लियर? बेसिकली जो आपका टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन है वो आपके 3 टाइप्स है: पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है ना? पास्ट जो हो रखा है, जिसको प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिसर है उसको उसका कंसिडरेशन प्रॉमिस से पहले मिल गया। जैसे आपका रेंट है, ठीक है ना, महीना कंप्लीट होने से पहले हमें एडवांस रेंट मिल जाता है, तो एडवांस रेंट आपका क्या है? पास्ट कंसिडरेशन है। ठीक है ना? प्रेजेंट कंसिडरेशन कहने का मतलब क्या है? आपकी सैलरी। ठीक है ना? महीना एंड होगा, महीना एंड के 3-4 दिन बाद के बाद जो आपको सैलरी मिले उसको आपको क्या बोलेंगे आप? प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन कहने का मतलब है सैलरी है बट 15 दिन के बाद। कई कई जॉब में आप काम करते होंगे तो हर जगह कंपनी का नॉर्म्स क्या होता है कि आपको 7 या 10 तारीख तक सैलरी मिल जाती है। ठीक है? हाँ, फ्यूचर कंसिडरेशन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन सबको समझ में आया? बताओ बेटा। जी शिवानी सर। और है? ठीक है ना? अब इसके बाद देखो आपका आता है एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसिडरेशन में देखो सिंपल आपका सबसे पहले आता है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर यानी कि जो कंसिड कोई गुड्स को डिलीवर कर रहा है, ठीक है ना? गुड्स को डिलीवर कर रहा है। जैसे कि सपोज इसमें एक एग्जांपल से समझा, ठीक है ना? सेकंड एग्जांपल समझेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है? उदय ने मंजू को एक हॉर्स बेचा। ठीक है ना? उदय मंजू को हॉर्स बेचा है। तो मंजू के लिए कंसिडरेशन क्या है? आप सब बताओ बेटा। हॉर्स। सिंपली बोलो बेटा। सर हॉर्स। शिवानी, संध्या,
सब मेरे यहाँ पे ना नेट इश्यू हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा वो समझने में प्रॉब्लम आ रहा है। बट जो आपने आंसर बोला था, मतलब जो क्वेश्चन बोला था, उसका आंसर मैंने सही दिया था। वो उस केस को ठीक है ना, ठीक है ना, हमें स्टार्ट लेते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग। अब देखो, आप कंसिडरेशन आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, जैसे आपको रेंट मिल गया एडवांस में, वो आपका पास्ट कंसिडरेशन है। सैलरी आपको मिली, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है। और सैलरी आपको नेक्स्ट मंथ मिल रही है, वो आपके लिए फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है ना। अब इंग्लिश लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ टॉट, जिसे इंग्लिश लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ टॉट है वो बेसिकली क्या होता है, आपका जो कंसिडरेशन है प्रेजेंट और फ्यूचर माना जाता है, पास्ट नहीं माना जाता। ये हम कब पढ़ेंगे, लॉ ऑफ टॉट में। ठीक है ना, उसमें आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्यों फॉलो करते हैं टॉट को, बिकॉज वो चीज फॉलो करते आ रहे हैं। जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया, वो टॉट जो इंग्लिश लॉ है ना, उसी से बनाया गया। ठीक है ना। सारे जो लॉ उससे फॉलो हुआ है। उससे फॉलो हुआ है। ठीक है ना। बेसिकली जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, वो डिफरेंट है और लॉ ऑफ टॉट में डिफरेंट है। क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है ना। अरे जैसे लैटिन वर्ड है, जैसे कंसिडरेशन का क्विड प्रो क्यों है, लैटिन वर्ड, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ टॉट में हम बेसिकली जो लैटिन वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड, वो सारे कवर अप करते जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा केस स्टडी आपके लॉ ऑफ टॉट में, क्योंकि वो इंग्लिश वाले। और मैंने सारे ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बेटा 100 केस स्टडी पढ़ना होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं। तो मैंने कम से कम ही तो 30 तो केस स्टडी कराए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सारे केस स्टडी कवर कराए। अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा
कि मैंने कैसे पीडीएफ जनरेट किया सबके, कैसे स्क्रीन से मैंने कराया है सारे, ठीक है ना, स्पेसिफिक आर्बिट्रेशन। अभी अब इसके
हेलो। हेलो। मुझे सिर्फ इतना बता दो किसी को क्लासेस समझ में आ रही है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो यार प्लीज मुझे बता दो, मेरे को नहीं आ रही, मैं एग्जिट हूँ। क्लास में सर ही नहीं है। हाँ वो बहुत देर से ही देख रही हूँ, सर है नहीं, और बार बार कुछ वो सोलो हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी आज की क्लास में। आज नेटवर्क इशू आपको आ ज्यादा रहा है। है? हाँ बहुत है, मुझे लगा मेरे यहीं पे है बट स्टिल। मेरे यहाँ पे नहीं है इशू आज। सर की साइड से इशू है आज। हाँ मे भी शायद हो सकता है।
वॉइस आ रही है शिवानी? जी सर, अभी आई आपकी वॉइस। संदीप, मेरी वॉइस आ रही बेटा आपको? सर अभी आई, हाफ एन आवर से नहीं आ रही थी। हम्म। प्रोसिक्यूशन का सिंपल सा मीनिंग सुई करना, ठीक है ना? सुई यानी कि मैं आपके ऊपर कोर्ट केस थी। कोई नहीं बेटा, अभी अभी देखो हमने कोर्सन स्टार्ट किया था, ठीक है ना? कोर्सन में आपका बेसिकली प्री कंसेप्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है ना? ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड करा दूंगा बेटा, ठीक है ना? कोर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है, ठीक है ना? तो अभी मैं वही डिस्कस कर रहा था। अभी हमारा कि किसी के ऊपर फाइल कर देते हैं कोर्ट केस, ठीक है ना? ठीक है ना? देखो आप कोर्सन के कितना हो सकते हैं, आपके ऊपर कोर्ट केस चलता में क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कर देता है तो कोर्सन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? कोर्ट केस तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना? कोड ऑफ मैं कह रहा हूँ किसी पे I'll sue you. तो ये मैंने किस में कहा होगा सर? I'll sue you. ध्यान से सुनेंगे। कोड ऑफ
सिविल प्रोसीजर में क्या होता है, एक वर्ड होता है, ठीक है ना। डिफॉर्मेशन मैंने समझाया था, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आप अब किसी के बारे में गलत नहीं कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। के बारे में बोल दिया कि वह डिफॉर्मेशन कहलाया जाता है, ठीक है ना। ये मत इसमें क्या होगा, ही विल सी यू, तो आई विल सी यू टू योर्स के किसी को कहीं चार्ज हाई करके, अरे थ्रेट टू कमिट सुसाइड में हाँ ये कौन, ये किसी में आ गया ना क्लास से, आप किसी को ऐसा धमकी नहीं दे सकते, ठीक है ना। बीच सड़क पे किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, थप्पड़ मारोगे तो आईपीसी में आता है। किसी पुलिस ऑफिसर को आप गाली नहीं बक सकते, उल्टा नहीं बोल सकते। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को अगर तू तड़ावे से भी बात करोगे तो आपको आईपीसी के अंडर जेल ले जा सकता है, 1 महीने की जेल हो सकती है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने आईपीसी में काफी एक्ट हमने पढ़े थे, उसमें हमने पेनल्टी ज्यादा कवर की थी, और इम्प्रिजनमेंट कितने साल की कैद होगी, ठीक है ना। बताइए। हाँ। थ्रेट टू कमिट सुसाइड में मैंने सबको थ्रेट किया। धमकी दी, हाँ नहीं वो चीज है, मैं आपको धमकी दे रहा हूँ। तो दिल्ली मेट्रो क्या सुसाइड This is the benefit of having open classes. वॉइस आ रही है बेटा मेरी सबको? जी सर। ठीक है बेटा। अब देखो कोएजन के क्या इफेक्ट होते हैं, ये कोएजन क्या है? आपका वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी कर रहा है, ठीक है ना। अब सकते हैं डिस्चार्ज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगर एग्रीड पार्टी करते 3 महीने का रेंट मैंने पे कर दिया, 3 महीने तक सब कुछ सही चल रहा था। चौथे महीने उसने मेरे साथ कोई कोर्सन एक्ट किया, कोई फोर्स
सक्सेसफुली एक्ट किया। तो जो पिछले 3 महीने का बेनिफिट था वो मैं अपने पास पेरेंट चाइल्ड गार्डियन वार्ड डॉक्टर पेशेंट सॉल्यूशन हाँ जब तक इतना मैंने कोई ना आज तक इंजरी हो गई, मेरे को रिएक्शन हो गया, इस केस में कौन लायबल होगा? आपका डॉक्टर होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा? वाइडेबल, ठीक है ना। इसके मेंटल कैपेसिटीज परमानेंट affected by reason of age, illness, mental और body distress। मैंने आपको बता रखा था, ये साउंड वाला साउंड के साथ कर सकता है, मेजर वाला मेजर के साथ कर सकता है, ठीक है ना। सेम आपका एक थर्ड पॉइंट, अगर मान लो कोई कॉन्टैक्ट किसी मेंटल डिस्टर्बेंस के साथ करता है, अनसाउंड माइंड के साथ करता है, तो उसे अंडर इन्फ्लुएंस के केस के अंदर बच्चों को याद नहीं रहता ना, ऐसे हिंदी में लिख के दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। क्रेडिटर देनदार और डेब्टर लेनदार, ठीक है ना, ये याद जाएगा। एक लाइन कर लो, क्रेडिटर देनदार, दूसरा याद जाएगा, इसको लिख लो, ठीक है ना। क्रेडिटर देनदार और डेब्टर लेनदार, ठीक है ना। अब हस्बैंड एंड वाइफ है, इसमें भी कोई जरूरी नहीं कि इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखो कंसेंट, आप ये इससे इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट हमने पढ़ लिया, वाइडेबल है, सेकंड पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, कैंसिल करने के बाद अगर उसको कोई बेनिफिट पहले मिला है तो उसको वो अपने पास रख सकता है, क्लियर है। अब आता है सेक्शन 17, आज इसको हम पूरा खत्म करके रखेंगे, ठीक है ना। फ्रॉड हमने पढ़ ही लिया था, विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग सम पर्सन। फ्रॉड क्या होता है? एक इंटेंशन होता है जिसमें सेकंड पर्सन को हार्म किया जाता है, क्लियर है, ठीक है ना। जैसे मैंने अपने डॉग, मुझे पता है मिस्टर राम नो द फैक्ट द डॉग इज अनसाउंड माइंड
and he sell his dogs to the Mr. Shyam. The contract is considered under the fraud and the contract is voidable. क्लियर है यहाँ तक? फ्रॉड क्या होता है? मस्ट नो द ऑल फैक्ट, सारे फैक्ट का पता पर उससे पता नहीं रहा सेकंड पर्सन को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इंटेंशनली किया जाता है। व्हाट आर द टू एक्ट्स ऑफ कोर्जन विच आर डन इंटेंशनली? तो फर्स्ट है कोर्जन, सेकंड इज फ्रॉड। ये क्या होता है? जानबूझ के किया गया। अनइंटेंशनल कौन से होते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन और अंडर इन्फ्लुएंस, जो जानबूझ के नहीं किए जाते, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा, ये क्या आप ऊपर का खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कंसीलमेंट कर सकता है, हाइड होगा, कोई इंटेंशन नहीं है बताने की, ठीक है ना। और ये जो लक्ष्मी चिट फंड है, इन्होंने कुछ बताया नहीं था और फेक वो दे दिए थे, तो आपका फ्रॉड में आ गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखो, मैंने आपसे पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन पूछे थे, याद होगा सबको। डज साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस? डज साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस और डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड? तो डज साइलेंस टू अमाउंट टू फ्रॉड में क्या बताया था आपने? यस यस बताया था ना। हाँ वेरी गुड, शिवानी ने यस ही बताया था, मुझे याद है, ठीक है ना, आपने भी यस ही बताया था। और डज साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस? नो, वो लिख के तुम्हें दे सकता है, ठीक है ना। हाँ नो। तो देखो, ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क और बना भी है, ठीक है ना। इज साइलेंस फ्रॉड टू, इज साइलेंस रिजल्ट टू फ्रॉड? तो यस कहेंगे आप। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो देखो, साइलेंस आपका फ्रॉड होता है किसी डिपेंड पे, फैक्टर डिपेंड नहीं। एक मिनट, साइलेंस नॉर्मली स्पीकिंग साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। हाँ, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है ना। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। इसमें हाँ, जैसे केस से आ सकता है, जैसे कि जब आपकी ड्यूटी थी स्पीक करने की, ठीक है ना। सर हम साइलेंस को क्या लेके आएंगे? क्या? हाउ वी डिफाइन साइलेंस? चुप रहना, मैं फैक्ट को ना बताना। हाँ, फैक्ट को ना बताना, ना बताना, ठीक है ना। नहीं बताया, हाँ नहीं बताया, ठीक है ना। तो साइलेंस आप वर्बली मान लो, ठीक है ना। हमने ना बोल के इसको बताया, तो डज नॉट अमाउंट टू तो फ्रॉड हुआ ना। फ्रॉड। हाँ, डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। बट इन सर्टन केसेस, बेसिकली जो साइलेंस आपका वो फ्रॉड का अमाउंट नहीं माना जाता। वो केस में स्पेसिफिक दिया होगा बेटा, ठीक है ना। अगर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, तो ये क्या माना जाएगा? साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है ना। साइलेंस विल बी कंसिडर एज फ्रॉड इन फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट, व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, जहां पे आपको बोलना था बोल नहीं रहे, जैसे आप किसी को अनसाउंड माइंड कुत्ता दे रहे हो और इंजन खराब है गाड़ी का, तो इंजन गाड़ी दे रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपका क्या माना जाएगा? वो फ्रॉड माना जाएगा। उस समय आप साइलेंट यानी कि चुप है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, मतलब आप कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है ना। आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया बिना कुछ बोले, सिंपल नेचुरल लव एंड अफेक्शन से दे दिया, तो आपका वो फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है ना। वो साइलेंस के अंडर आ गया। साइलेंस इक्वल टू स्पीच। फिर लास्ट आता है, साइलेंस में अगर मेरा साउंड माइंड है तो, आपका साउंड माइंड है, अगर मेरा साइलेंस है, अगर मैं साउंड माइंड तो डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है ना। डज नॉट, साउंड माइंड आ गया उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जो इसके रिजल्ट आते हैं, आपका वर्डेबल है, कैंसिल किया जा सकता है, इसके बेनिफिट को रिस्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। और क्लेम डैमेजेस अदर पार्टी कर सकता है फर्स्ट पार्टी से, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो आप, अब आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इबन फिडे। या बेटा बेसिकली आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है इंश्योरेंस के लिए, ठीक है ना। मैंने इंश्योरेंस में बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ यानी कि मैं, मेरा और दूसरे पार्टी का एक दूसरे का गुड फेथ होना चाहिए, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश होगा, ठीक है ना। देयर इज नो फ्रॉड इन्वॉल्व, ठीक है ना।
अब देखो बेसिकली इसमें एटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर मान लो कोई फेलियर हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा आपका, वाइडेबल होगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल इसके 4 है। इंश्योरेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट टेबल में फिडे के, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे अभी आगे चल के। कंपनी प्रोस्पेक्टस, आपको प्रोस्पेक्टस कंपनी का दिया जाता है। प्रोस्पेक्टस मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसे मैंने आपको पूरे बुक के सिलेबस के बारे में बताया था, पूरे एलएलबी फर्स्ट ईयर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रोस्पेक्टस आपके लिए, ठीक है ना। कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके मेंबर्स कितने, डायरेक्टर्स कितने, कहाँ पे कंपनी है, क्या एड्रेस है, क्या एमओए है, क्या एओएस का, ठीक है ना, इंडेक्स, सब कुछ। इसके बाद इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड, इंश्योरेंस 3 तरह के होते हैं, लाइफ, फायर, मरीन, ठीक है ना। फिर कॉन्ट्रैक्ट, हम कोई सामान को बेच रहे हैं तो उसमें सारी ईबर में फिडे होना चाहिए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, ठीक है ना। फिर लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट। फैमिली अरेंजमेंट में यानी कि कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड आपका केस चल रहा है, ठीक है ना, उस केस में, हाँ, डिवोर्स हो गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई, ठीक है ना। डिवोर्स होने से पहले 1 साल अलग रहा जाता है, पति पत्नी अलग रहते हैं। अगर 1 साल, हमारा फैमिली लॉ में, हिंदू लॉ कहता है 1 साल, ठीक है ना, ठीक, वो अलग है, ठीक है ना। तो 1 महीने तक अगर दोनों अलग रह रहे और रजामंदी नहीं हो पा रही, ठीक है ना, जैसे आपके घर में भी कभी लड़ाई हुई, पुलिस वाले आए, तो पुलिस वाले क्या कहेंगे, दोनों एक दूसरे में सुलझा लो। अगर दोनों सुलझाते नहीं तो पुलिस स्टेशन ले जाते। तो सेम ऐसे कोर्ट उसमें भी होता है, डाइवर्स में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों नहीं मानते तो क्या होता है, 1 साल के बाद डाइवर्स हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो कानून के तौर पे अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, अब आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। मिस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली वैसा बेटा आपका क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनल एक्ट होता है। अनइंटेंशनल एक्ट यानी कि जानबूझ के किया, ठीक है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन से हो गया, ठीक है। अब इसके क्या रिजल्ट होते हैं, बेसिकली आपका वॉइडेबल है, इसमें एक पार्टी कैंसिल कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, फिर जो पार्टी ने जिसने कैंसिल किया वो रिस्टोर कर सकता है सारे के सारे बेनिफिट्स को, ठीक। अब इसके बाद आता है मिस्टेक। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो मिस्टेक टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में करें कि आज ही करें, हैं? अफवाह इनफ है इतना। बताओ बेटा, शिवानी, संदीप, आज की क्लास इतनी रखें कि और करें हम? सर अभी वॉइस क्लियर आ रही है, अभी चाहे तो कर सकते हैं, बाकी सब बच्चे एडमिट करने बताओ चाहिए। शिवानी, क्लास क्या आज रखने की अभी ओवर? बताओ शिवानी एक बार। मिस्टेक तो स्टार्ट ही गलती होगी ना। वर्ड हो गया, बताओ बेटा, एक तो थोड़ी हुआ, शिवानी वॉइस आ रही है? है ना। जी सर जी, वॉइस तो आ रही है सर। तो क्या करें, क्लास ओवर करें कि करनी है अभी? 10 मिनट का सर और है तो अभी ओवर मत करो, नहीं है तो फिर ओवर कर दो। ऑलमोस्ट तो ठीक है, खत्म हो गया सर। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है ना। मिस्टेक के बारे में बता देता हूँ 5 मिनट का अभी। मिस्टेक बेसिकली आपके 2 तरह के होते हैं, यूनिलेटरल जो एक पार्टी मिस्टेक करता है, और बायलेटरल जो दोनों पार्टी करती है। यूनिलेटरल है तो बेटा देखो, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ में क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बेसिकली मिस्टेक 2 तरह की होती है आपकी, एक लॉ के अंदर और एक फैक्ट के अंदर। लॉ के अंदर क्या होता है आपका, इंडियन लॉ में वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड माना जाएगा, फॉरेन लॉ के हिसाब से वर्ड। बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वायलेटर है तो आपका वर्ड वायलेटर, यानी कि दोनों पार्टी गलत कर रही है। मैंने आपको समझाया तो जब दोनों पार्टी गलत करती हैं तो वर्ड माना जाता है, और कोई एक पार्टी करता है तो वैलिड है। किसके हैंड पे, जो गलती कर रहा है जो सही है, आप बताओ। सही है, जो सही है, ठीक है ना, हाँ, उसके हैंड में। वेरी गुड। जिस पार्टी को हार्म या डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, मिस्टेक की वजह से, उसके लिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, क्योंकि उसमें तो उसकी कोई गलती थी नहीं। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? ठीक है ना। अब बेटा देखो, ये जो हमारा मैंने जो ये दिया है बेटा, नोट्स पीडीएफ सेंड करूंगा मैं, इसमें बेसिकली आपका होमवर्क है क्या, ठीक है ना। होमवर्क क्या करना है सबको, देखो आप सबसे पहले फर्स्ट पेज, ठीक है ना,
अभी मैं जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है वो भी शेयर करूंगा, 1 मिनट रुको आप। इसमें फर्स्ट में जाना है, 1 मिनट। हाँ, ये जो मैंने लिखवाया था ना बेटा, वो सारे इसी नोट्स से थे, ठीक है ना। तो देखो आप इसको रीड करना है, रीड कर सकते हो, ऑफर सब कुछ रीड करना है ऊपर का, ऑफर पढ़ के आना है पूरा सब कुछ, कंसिडरेशन के ऊपर का सब कुछ, कंसिडरेशन पढ़ के आ रही है। ठीक है ना। कंसिडरेशन से ऊपर का बेटा सब कुछ कर भी रखा है आपने, एक बार रीड भी कर लोगे अच्छे से। क्लियर है ना, क्लियर है ना अभिषेक? मैंने दे भी रखा है ना उससे पहले कि ये सारे सेम है यार, अलग कुछ भी नहीं है, अलग कभी नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लॉ पढ़ रहे हो ना ये सारा का सारा सेम ही रहेगा, इसमें अलग कुछ नहीं है। ना मैं अपनी मर्जी से अलग करा सकता हूँ ना लॉ में होगा, जो लॉ ने दे दिया वही हमें करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो जो टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो टॉपिक क्या रहेंगे आपके, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, मेजर उस पे केस स्टडी बनता है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि हम किसी के ऊपर हॉर्स रेस पे हमने पैसा लगाया, तो हॉर्स रेस जीतेगा तो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है ना। और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि रेन होगा, रिटर्न तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ हारे हुए पे तो जाएगा ना पैसा, हारे हुए पे तो जाएगा ही, सिचुएशन पे। हाँ ठीक है ना। इसके बाद कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेक्शन 30, सेक्शन 31, अभी तक हमने सेक्शन 14 कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 10 कवर करेंगे, 15 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। मैं इसके नोट्स अभी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है ना, हैंड रिटन वाले ये भी दूंगा और हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो सेक्शन 10 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज करेंगे, बस देख लो सुन लो बेटा, फिर जाना है। फिर बेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद कॉजी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी ये आपकी 75 खत्म कर दूंगा, फिर रिमेनिंग जो 10 to 20% रहेगा सिलेबस वो मैं 4 सैटरडे को खत्म करा दूंगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक डाउट है किसी को? ठीक है नहीं ना सर, शिवानी, संदीप, आज के लिए फिर इतने रखें क्लास को हम, जी सर। ठीक है ना। ठीक है बेटा, आप क्लास जा सकते हो बेटा, आप सब क्लास के लिए, ठीक है ना। ओके ना सर, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू सर। एक तो सर ये नोट जो ये आपने आज तक कंसीडरेशन किए हाँ हाँ जो है ना, ये नोट थे, हाँ ये हमने भी याद कर दिया ना। हाँ, एक बार देखना बेटा जो मैं नोट्स दूंगा ना आपको, जा सकते हो बेटा एक एक